आज आज भारतीय गणित दिवस। भारत के महान गणितज्ञ मां भारती के सपूत श्रीनिवास रामानुजन, जो गणित के एक प्रख्यात विद्वान थे, अंकों के जादूगर थे, उनका जन्म दिवस है। और सन 2012 से ही श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस को भारतीय गणित दिवस के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया। हम सब भाई अजय दीक्षित जी के सतत प्रयास के कारण इस ज्ञान भारती MS इंटर कॉलेज के अंदर श्रीनिवास रामानुजन की प्रेरणा से ही एक गणित प्रयोगशाला का निर्माण हुआ और हम सब सभी छात्रगण मिलकर नाना प्रकार के गणितीय सूत्रों को और प्रयोग विधि से सिद्ध करना, समझना, जानना और दूसरों को जानकारी देना, यह कार्य करते हैं। आज इसी गणित प्रयोगशाला में पिछले वर्षों की भांति हम गणित दिवस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। श्रीनिवास रामानुजन तमिलनाडु के ईरोड नामक जिले में उनका एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही जैसे छोटे बच्चों को नाना प्रकार के खिलौनों को खेलने में रुचि होती है, वैसे ही श्रीनिवास रामानुजन की विद्वान और आविष्कारक बन गए। केवल 32 वर्ष की आयु उनकी रही, लेकिन इस अल्प आयु में ही उन्होंने लगभग 4000 प्रमेयों को सिद्ध किया। प्रमेयों को सिद्ध करना माने, अगर हम उदाहरण से समझें कि हम सब विद्यार्थी हैं, हम किसी भी क्षेत्र में किसी नई चीज को जब देखते हैं तो उसको देखना, फिर उसको समझना, फिर उसके बारे में जानना एक प्रक्रिया होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको जानकारी में होती हैं, उनका स्मरण आते ही उसका संपूर्ण चित्र हमारे मानक पटल पर अंकित हो जाता है। उदाहरण के लिए, हम किसी के घर जाते हैं तो उसके घर के दरवाजे पहुंचते हैं, दरवाजे से भीतर जाते हैं, फिर उसका घर किधर उसका कमरा है, किधर उसके रसोई घर है, किधर उसके बैठने का स्थान है, आदि आदि। तो उस कमरे को हमें, उसके घर को एक एक करके देखना पड़ता है। लेकिन हम जितने भी विद्यार्थी यहाँ खड़े हैं, हम अपने घर का स्मरण करें तो केवल घर का स्मरण आते ही कौन सा कमरा किधर बना है, कौन सा स्थान किसके लिए है और किस रंग से कौन सा पेंट किया हुआ है, कौन मेज, कौन सोफा, कौन पलंग कहाँ रखा हुआ है, वो सारी चीजें अनायास ही हमारे दृष्टि पटल पर अंकित हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। तो कुछ हद तक श्रीनिवास रामानुजन जी का भी ऐसा ही था कि तमाम गणितीय प्रमेयों को देखते ही और उनके मानस पर उसका पूरा हल वो चित्रित हो जाता था। लोग आश्चर्य करते थे कि जो ऐसी प्रमेय जिनका हल होना मुश्किल है, जिनका उत्तर लोग नहीं जानते, नहीं समझते, और उन्हें वो खेल खेल में हल कर देते थे। ऐसे केवल 32 वर्ष की आयु में 3900 से अधिक प्रमेयों का साक्षात्कार किया। वो दुनिया के महान गणितज्ञ हार्डी के बारे को जब उनके बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने उन्हें लंदन बुलाया, वहां उनके साथ रहकर काम किया और कुल मिलाकर गणित में महान योगदान देकर उनका अल्प जीवन पूर्ण हुआ। तो जब हम आज गणित दिवस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह श्रीनिवास रामानुजन के गणित के क्षेत्र में महान योगदान का, उनके जीवन का, उनके कृत्यों का स्मरण करना तो आवश्यक है ही। लेकिन केवल इतना ही नहीं, हमको यह समझने की आवश्यकता है कि गणित सहित ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन के सभी क्षेत्रों में जो हमारे पूर्वज हैं उनका योगदान अद्भुत है, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार का योगदान हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है, वो आज के विकसित विश्व के मानचित्र पर भी
अपनी छाप अंकित किए हुए हैं। गणित के क्षेत्र में चाहे वो अपस्तंभ हो, बौधायन हो, कणाद हो, अगस्त्य हो, भास्कराचार्य हो, ऐसे न जाने कितने गणितज्ञ हैं जिनका योगदान पूरी दुनिया में और गणित और विज्ञान के विकास के क्षेत्र में आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार की शिक्षा और जिस प्रकार का पाठ्यक्रम स्वतंत्रता के बाद से हमारे सामने उपस्थित किया गया है, उस पाठ्यक्रम में हमारे पूर्वजों का किसी भी क्षेत्र में कोई योगदान है, इस बात से हमको दूर रखने का प्रयास किया गया। हमको ये बताने समझाने का प्रयास किया गया कि भारत में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी जानकारी है, जो कुछ भी प्रगति है, वह पाश्चात्य देशों की देन है। और ऐसा बताने के पीछे जो अभिप्राय या कारण था वो यह था कि हम परामुख हो जाएं, परावलंबी हो जाएं, दूसरों की तरफ देखने वाले एक याचक बन जाएं और हमारा ज्ञान दृष्टि यह हमसे दूर हो जाए। तो इस कारण से यह सारा इतिहास बताया पढ़ाया गया और इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान लॉर्ड मैकाले का है। लॉर्ड मैकाले जो एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में भारतवर्ष में आया और उसने जब अनुभव किया कि भारतवर्ष ये हजारों वर्षों से विदेशी आक्रांताओं के साथ संघर्ष कर रहा है, नाना प्रकार के आक्रांता आते गए और हम उससे लड़ते लड़ते पीढ़ियां दर पीढ़ियां आगे बढ़ते गए, लेकिन हमने कभी पराजय स्वीकार नहीं की। तो मैकाले के ध्यान में आता है कि इसके पीछे का जो कारण है वह कारण है भारत की गुरुकुल आधारित शिक्षा परंपरा। जिस गुरुकुल की शिक्षा के आधार पर भारत के विद्यार्थी को सर्वांगीण उन्नति के पथ पर ले जाने का काम होता है, उस शिक्षा के माध्यम से नौजवान विद्यार्थी के अंदर की सारी प्रतिभा का और प्रकटीकरण करते हुए उसे सर्वसमर्थ बनाने का प्रयास होता है। और उसी शिक्षा का परिणाम है कि जब हमारे मन में भाव रहता है कि यह शरीर तो कपड़े के समान है, वासांश जीर्णान यथा विहाय, जैसे कपड़ा पुराना हो जाने पर हम बदल कर नया कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे यह शरीर जब पुराना हो जाता है तो इसका त्याग करके हम नए शरीर को धारण कर लेते हैं। आत्मा यह अजर है, अमर है, अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः चैनम क्लेदयन्ति पूर्ण शोषयति मारुता। तो ये आत्मा तो अजर अमर है, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई भिगा नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता। और इसलिए मृत्यु का किसी प्रकार का कोई भय न रखने के कारण हम सत्य के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए प्रस्तुत होते रहते हैं। तो यह जानकारी होने पर मैकाले ने कहा वह शिक्षा जो भारतीयों को ऐसे संस्कार, ऐसा ज्ञान और ऐसा भाव निर्माण करती है, उस शिक्षा को ही हम समाप्त कर देंगे। और उस समाप्त करने के लिए गुरुकुल व्यवस्था को समाप्त कर ई स्कूल, ईसा के कुल का था ना वो, इसलिए उसने ई स्कूल प्रारंभ किए। और उस ई स्कूल के शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीयों को भारतीय पूर्वजों के अवदान, योगदान, उनके ज्ञान से अपरिचित बनाए रखने का काम किया गया है। और उसका परिणाम है कि आज हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों से अपरिचित होकर और दूसरे की ओर बगले झांकते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारा यह प्रयास है, अजय जी जैसे योग्य गणित के शिक्षक जहां जहां जैसे जैसे भी होंगे वहां यह प्रयास और तेजी से आगे बढ़ेगा कि गणित, जिसके बारे में कहा जाता है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तब वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन स्थितिम, कि जितने वेद वेदांग शास्त्र हैं उन सब में गणित का वैसे ही सर्वोच्च स्थान है जैसे नागों के ऊपर फन पे मणि होती है, जैसे मोर की शिखा होती है, वैसे ही सभी वेदांग, वेद, उपनिषदों, पुराणों में गणित का वह उच्च स्थान है। उस गणित के विद्यार्थी होने के नाते हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपने पूर्वजों के किए हुए कार्य से परिचित हों। मैंने जो बताया कि मैकाले शिक्षा पद्धति का परिणाम, उसके 2-3 उदाहरण मैं बताता हूं।
एक बार एक चमू कृष्ण शास्त्री, जो संस्कृत भारती के वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, 2001 की बात है, 25 वर्ष होने जा रहे हैं, वो भारत के विज्ञान और तकनीकी विभाग के जो नीति निर्धारक हैं उनसे मिलने के लिए उन्होंने समय लिया। और जब वो उनसे मिलने के लिए गए तो 5 प्रकार के भित्त चित्र, जिसमें गणित, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र के भिन्न भिन्न प्रयोगों से संबंधित भित्त चित्र थे, जिसे हमारे अजय जी तमाम प्रकार के ये आप सबके माध्यम से बनाते रहते हैं, बनवाते रहते हैं। तो लेकर गए। उस मुलाकात में जो भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी विभाग के अधिकारी थे, उनके सामने जब वो गणित से संबंधित भित्त चित्र प्रस्तुत हुआ और उस चित्र में बताया गया कि पाई का मान सर्वप्रथम किसने बताया? आर्यभट्ट। तो जब उनके सामने वो प्रदर्शित किया गया कि पाई का मान 3.14 या सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया, तो वह लोग जिनके जिम्मे भारत की ज्ञान विज्ञान तकनीकी की शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारण करना था, आश्चर्य से कहते हैं, अच्छा पाई का मान भारतीय गणितज्ञ के द्वारा ज्ञात किया गया। माने आपने बता दिया कि आर्यभट्ट ने बताया, लेकिन उनको यह सामान्य सी जानकारी भी नहीं थी। ऐसे लोग अगर कोई नियम, कोई व्यवस्था, कोई पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। यह जो पराधीनता का मानस बन गया था इतने लंबे समय तक, मैकाले शिक्षा पद्धति से पढ़ते पढ़ते गुलामी में रहते रहते, उसका एक दूसरा उदाहरण है पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। दुनिया में तमाम मजहब हैं, तमाम पंथ हैं, तमाम संप्रदाय हैं। उनकी जो मजहबी पुस्तक है वो उनको पूजा पद्धति या अन्य अन्य प्रकार की जानकारी देने मात्र तक सीमित है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे ग्रंथों में सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान कला साहित्य दर्शन भरा हुआ है। वेदों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। तो ज्ञान माने कोई क्षेत्र उसमें छूटा नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद भी है, वो वेद का हिस्सा है। हमारे यहाँ गणित है, वो हमारे धर्म ग्रंथों का हिस्सा है। और इसी आधार पर परम पूज्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वेदों उपनिषदों के गहन अध्ययन के द्वारा 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों के आधार पर एक वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित नामक पुस्तक का निर्माण किया, रचना की। किया तो उन्होंने इन 16 सूत्रों पर 16 ग्रंथों का निर्माण था, लेकिन दुर्भाग्य से वो ग्रंथ जो पांडुलिपि के रूप में थे वो चोरी हो गए। और जीवन के अंतिम समय में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो सारे ग्रंथ चुरा लिए गए, अस्वस्थता की स्थिति में बोल बोलकर अपने शिष्य के माध्यम से एक छोटी सी पुस्तक लिखवाई, वैदिक गणित, जिसमें 16 वैदिक सूत्रों और 13 उपसूत्रों के माध्यम से गणित की सभी शाखाओं, केवल गणना करना नहीं, जोड़ गुणा घटाना भाग नहीं, गणित की सभी शाखाओं में, माने गणित, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, गोल गणित, त्रिकोणमिति, कैलकुलस आदि सभी क्षेत्रों में हमारे ग्रंथों में क्या वर्णन है और वहां ज्ञान का कितना विस्तार है, वह उस वैदिक गणित माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से भी ज्ञात होता है। जो पुस्तक लिखी गई तो स्वामी शंकराचार्य जी के शिष्य उस पुस्तक को लेकर के और मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, एक मौलिक शोध करने के लिए टाटा के द्वारा स्थापित एक संस्थान है मुंबई में, जहां पर ऐसे ही मौलिक ग्रंथों की और परीक्षण, पुनरीक्षण, संशोधन या कार्य होता है। जब शंकराचार्य जी के शिष्य उस पुस्तक को लेकर के टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च गए और उनको उस पुस्तक के बारे में बताया, तो उन्होंने बड़ी हिकारत के साथ और असम्मान के साथ उस पुस्तक को ऐसे वापस लौटा दिया और कहा इस प्रकार की चीजों को देखने, सुनने, पढ़ने के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है, वापस लौटा दिया। लेकिन जब वही वैदिक गणित
देश से बाहर निकलकर दुनिया के अलग अलग स्थानों तक पहुंची और इंग्लैंड के एक निकोलस नाम के गणितज्ञ के द्वारा उसके अध्ययन के आधार पर तमाम सारे गणितीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना प्रारंभ किया गया। वो निकोलस नाम का गणितज्ञ एक बार मुंबई आया, उसने वहां एक कार्यक्रम प्रदर्शित किया और उस कार्यक्रम में तमाम बड़ी बड़ी गणितीय गणनाओं को मौखिक रूप से मंच पर जब उसने प्रस्तुत किया तो लोगों ने कहा ये गणित नहीं, ये तो जादूगर है। और वह टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे तमाम अखबारों में बड़े बड़े लेख इसके प्रकाशित हुए। तब जाकर उस टाटा इंस्टीट्यूट के लोगों ने वह पुस्तक कहा कि मुझे दीजिए। माने जब विदेशी कोई बताता है तब हमको लगता है योग, जब योग रहता है तब हमें उसके बारे में सम्मान का भाव नहीं रहता। जब वो योगा बनकर लौटता है तो हमें लगता है इसमें कुछ नई बात है, अब इसको समझना और करना चाहिए। तो वो पुस्तक का अध्ययन किया गया। यह हीन भाव, ये घटना हमें अपने ग्रंथों के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति कैसा निम्न भाव है यह दिखाती है। एक तीसरा उदाहरण और महत्वपूर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय हम सब पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं। यस, हमने भी पढ़ी क्योंकि गणित हमारा विषय है। और नहीं भी गणित रहता तो प्रारंभिक कक्षाओं में 6, 7, 8 में सबको पाइथागोरस पढ़नी पड़ती। तो जब पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ते थे तो रट लेते थे कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग प्लस इसके वर्ग के, रट लिया। अब अगर हमने रटा है एबीसी है त्रिभुज, एसी कर्ण है तो एसी का वर्ग बराबर है एबी वर्ग के प्लस बीसी वर्ग के। अब वो एबीसी का अगर क्रम बदल गया तो रटा तो वही है, तो गड़बड़ हो जाता, समझने में दिक्कत होती थी। लेकिन उसी बात को बौधायन नाम के भारतीय गणितज्ञ के द्वारा पाइथागोरस से लगभग 550 से 1000 वर्ष पूर्व, अलग अलग गणनाओं में कोई 1000 वर्ष पूर्व बताता है, लेकिन 550 वर्ष से कम समय का तो कोई नहीं कहता। तो 550 से अधिक वर्ष पूर्व बौधायन नाम के भारतीय गणितज्ञ ने त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज के सभी भुजाओं, सभी कोणों के परस्पर संबंधों के बारे में बताते हुए एक ग्रंथ की रचना की जिसे हम बौधायन सूत्र के नाम से जानते हैं। और उसमें जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध के बारे में बताया गया है वो बहुत सहज है, सरल है और आसानी से समझा जा सकता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो पाठ्यक्रम निर्धारण समिति के अधिकारी थे उनके सामने बात रखी गई कि भाई पाइथागोरस की प्रमेय बहुत दुरूह है, कठिन है, समझ में कम आती है। इसके स्थान पर भारतीय गणितज्ञ बौधायन के नाम पर अगर हम बौधायन प्रमेय को पढ़ाते हैं तो सहज है, सरल है, आसानी से समझ में आने वाली है और इसके साथ साथ हमारे मन में या गर्व का भाव भी होगा कि हमारे पूर्वजों का किया हुआ यह योगदान है। बहुत समझाने के बाद भी वो पाठ्यक्रम निर्धारण समिति के लोग ये बात सुनने, समझने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने कहा कि एडवर्ड टेलर एक दुनिया के बड़े विख्यात भौतिक शास्त्री हुए हैं, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के निर्माण में भी उनका योगदान रहा है, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और उन्होंने पुस्तक लिखी है सिंप्लिसिटी एंड साइंस। उस पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड साइंस में वो लिखते हैं कि गणित और विज्ञान की पढ़ाई यह रुचिकर होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, ये दुरूह, उबाऊ और कष्टदायी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम सब विद्यार्थी जब तक गणित के प्रति हमारी रुचि नहीं होती तब तक इतिहास, सामाजिक विषय और अन्य जो विषय हैं वो हमको पढ़ना रुचिकर लगता है, लेकिन गणित में हमारी रुचि नहीं होती, गणित हमें समझ में नहीं आती। लेकिन जब गणित में रुचि आने लगती है, एक के बाद एक प्रश्न हल होने लगते हैं, तो फिर जो मन में भाव जगता है, जो विश्वास जगता है, वो गणित के प्रति हमें आकर्षित करता है। लेकिन वो जगेगा कब? वो जगाने के लिए आवश्यक है कि गणित की पढ़ाई या रुचिकर होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, उबाऊ, कष्टदायी और दुरूह नहीं होनी चाहिए। तो एडवर्ड टेलर अपनी पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड साइंस में लिखते हैं और वो उदाहरण देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय और बौधायन प्रमेय का जब वो संदर्भ उन अधिकारियों के सामने रखा जाता है तो कहते भाई आप अगर इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम पाइथागोरस के साथ साथ बौधायन का नाम भी जोड़ देते हैं।
हम लोग पढ़ते थे पाइथागोरसपुर में, और आप जब पढ़ते हैं तो उसका नाम क्या है? बौधायन पाइथागोरस। बौधायन प्रमेय नहीं है अभी भी, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। तो ऐसे यह जो मानसिकता है, इस मानसिकता से निकालने के लिए यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने ज्ञान, अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और गर्व का भाव रखें। और जिस काम में हमने रामानुजन का जन्म दिवस आज मनाया है, तो रामानुजन जी दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, निष्ठा, उनका परिवेश कोई बड़ा विद्वानों का परिवेश नहीं था, लेकिन उनकी रुचि, लगन और निष्ठा ने उनको देश से लेकर दुनिया तक और प्रख्यात कर दिया। और आज 100 वर्ष से अधिक उनको गए हुए हो गए। 22 दिसंबर 1887 को उनका जन्म हुआ और अप्रैल 1920 में उनका जीवन पूरा हो गया। आज 1005 वर्ष से भी अधिक का समय, 105 वर्ष से अधिक का समय हो गया, लेकिन हम आज भी उनके प्रति श्रद्धावनत हैं। क्यों? क्योंकि उस लगन, उस जुझारूपन ने, उस निष्ठा ने, उस परिश्रम ने उनके द्वारा ऐसे ऐसे काम कराए जिनका स्मरण आज भी पूरा देश और पूरा दुनिया कर रही है। हम सबको भी ये चिंता करनी चाहिए कि हम केवल गणित दिवस मनाने के लिए ना मनाएं। आपने देखा कि जब से अजय जी इस विद्यालय में आए हैं, लगातार प्रयत्न करते हैं कि बच्चों की रुचि, जबरदस्ती किसी विषय को पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन बच्चों का अगर रुचि उस विषय के प्रति पैदा हो जाए तो फिर उनको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फिर उनको स्कूल की आवश्यकता नहीं, उनको कोचिंग की आवश्यकता नहीं, उन्हें कुछ भी आवश्यकता नहीं। वो जुनून अगर उनके मन में पैदा होता है कि हमें इस काम को करना है, हमें गणित विषय का जानकार बनना है, हमें लगातार परिश्रम करके, कोई समस्या आई तत्काल गाइड देख ली, तत्काल फोन का इस्तेमाल कर लिया, तुरंत शिक्षक से पूछ लिया, पूछना है तो पूछेंगे, लेकिन हम पहले पूर्ण परिश्रम करके एक एक प्रश्न को 100 प्रकार से हल करने की सामर्थ्य हमारे रामानुजन जी में थी। तो वो जो सामर्थ्य है, हम 100 प्रकार से ना भी करें तो उसको कितने प्रकार से हम प्रयोग करके देख सकते हैं। एक प्रश्न जो हमें आता भी है उसको अलग अलग प्रकार से जब हम करने का प्रयास करते हैं और उसमें हमें सफलता मिलती है तो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और वो जो बढ़ा हुआ आत्मविश्वास है वो हमें तमाम अबुझ समस्याओं के समाधान में मदद करता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम रामानुजन के जन्मदिन को मनाएं, गणित दिवस का आज आनंद लें और यह संकल्प लें कि गणित की समस्याओं के समाधान के लिए हम जुट कर काम करेंगे। जब हम काम करेंगे तो फिर सुबह क्या, शाम क्या, सर्दी क्या, वर्षा क्या, रात क्या, दिन क्या, खाना खाया कि नहीं खाया, जब ये याद भी भूल जाए कह रहे अब तो खाया ना, आज खाना हमने खाया नहीं, इतनी देर हो गई, और आप उसी काम में जुटे रहें, तब जाकर सफलता मिलेगी। और पूरे इतिहास में आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय सफलता जिसने भी प्राप्त की है, जिसने भी हो, गणित का क्षेत्र हो, भौतिक का क्षेत्र हो, रसायन का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में जिसने भी कोई ऐसी सफलता प्राप्त की है जिसका हम अनुकरण करते हैं, जिसका हम अनुसरण करते हैं, जिसका हम स्मरण करते हैं, वह तभी संभव हुआ है जब जुझारू प्रवृत्ति के साथ, बिल्कुल लगन के साथ, दीवाना पागल बन करके उस काम को पूरा करने के लिए वो लगता है। तो हम सब भी प्रयास करें। साधन, सुविधाएं या किसी सफलता के मार्ग में बाधक नहीं होती। किस उम्र में हमने अपने मन में वो संकल्प धारण किया है, उस संकल्प का हम निरंतर स्मरण करें और स्मरण करते हुए उसको प्राप्त करने के लिए लगे रहें। एक अंतिम बात बताकर मैं आज का ये विषय पूर्ण करूंगा। वो गणित दिवस से संबंधित नहीं है, लेकिन आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। एक आध बार पहले भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो उदाहरण हमारे द्वारा सुना होगा। एक आप जैसा एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने गया, उसका प्रवेश हो गया। प्रवेश होने के बाद वहीं छात्रावास में उसको कमरा अलॉट हो गया। उसने अपने कमरे के दरवाजे पर बाहर की ओर एक जी जानते हैं, जी फॉर गॉड, तो जी का साइन लगाया और कमरे के भीतर की तरफ, पल्ले के दरवाजे के भीतर की तरफ भी जी का साइन लगाया।
कुछ दिन तक लोगों के समझ में, उनके साथी विद्यार्थियों के समझ में नहीं है जी क्या है। धीरे धीरे प्रथम वर्ष बीत गया, द्वितीय वर्ष बीत गया, वो स्नातक हो गया, फिर परास्नातक की पढ़ाई शुरू हो गई। कुछ दिन बाद जिसे संबोधन में लोग बुलाने लगते हैं ना, कोई उपनाम रख देते हैं। आप भी अपने छात्रों का, अपने गुरुजनों का भी उपनाम रखते होंगे कि फलाने वाले। तो ऐसे उसको ए जी, ओ जी, ये जी वाला, माने जी के। यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया तो उसको प्रशस्ति पत्र मिलता है और सम्मानित किया जाता है। जो सम्मानित किया गया तो उससे पूछा लोगों ने कि चलो तुम्हारे विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी हो गई, तुमने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, सफल हुए, अब कम से कम ये तो बताओ कि वो जो जी लिखा था कमरे के दरवाजे पे उसका क्या मतलब था। तो छात्र ने बताया कि जी फॉर गोल्ड मेडल। मैं जब इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी बनकर आया तो मैंने निश्चय किया कि मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। अब हमने तमाम शपथ अजय जी दिलाते हैं, तमाम कार्यक्रम होते हैं, हाथ दाहिना हाथ आगे करो, ऐसे करो, फिर शपथ लो। आप शपथ लेते हो और शपथ खत्म होते ही आप उस शपथ को भूल करके आगे बढ़ जाते हो। तो उसने संकल्प लिया था, शपथ ली थी कि मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, और वो शपथ हमारी हमें निरंतर स्मरण आती रहे, हम उसको भूलने न पाए, विस्मृत न करने पाए। इसलिए दरवाजे के बाहर की ओर और भीतर की ओर। बाहर की ओर इसलिए कि जब हम बाहर से अपने कमरे में प्रवेश करते हैं तो जी हमें अपने सामने दिखाई देता है। कमरे में जाने के बाद जब हम कमरे का दरवाजा बंद करते हैं तो जी हमें सामने दिखाई देता है। और वो लगातार वो जी 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 दिखते रहने के कारण जो उसका संकल्प था कि मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, वो संकल्प उसका पूर्ण होता है। तो हम सब जिस क्षेत्र में काम करते हैं, अभी तो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, सेकेंड ईयर के छात्र हैं, इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाना है, फिर किसी भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के क्षेत्र में जाना है। तो फिर से मैं कहूंगा कि साधन सुविधाएं या बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। अगर संकल्प है तो जमीन खोद कर पानी निकालने की सामर्थ्य नौजवानों में होती है, और संकल्प कमजोर है तो टोटी खोल करके पानी निकालना भी भारी हो जाता है। तो इसलिए संकल्प लीजिए कि मुझे ये करना है, और जो संकल्प लें उसी जी की तरीके से उसका स्मरण करते रहें, ये करना है, ये बनना है, ये बनना है, तो आप उस तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, और तब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो एक तो संकल्प लेकर आगे बढ़िए, और दूसरा, जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। कोई देख रहा है, कोई डांटेगा, घर में माँ बाप डांटेंगे, विद्यालय में शिक्षक टोकेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं। जो सही है उसको हमें करना है, कोई क्या कर रहा है उसकी चिंता नहीं करनी। हमको अनुशासित रहना है। जीवन में अनुशासन से ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरी कोई बात नहीं होती। आपको कुछ भी बनना है, किसी भी क्षेत्र में जाना है, कोई भी सफलता प्राप्त करनी है, तो उसकी पहली सीढ़ी है कि जीवन में अनुशासन चाहिए। आज विराट कोहली कितने 37 साल के हो गए? हाँ? जानते विराट कोहली कौन? तो 36-37 साल के हो गए ना। और आज भी किसी नौजवान से ज्यादा फिट दिखाई देता है। 18-20 साल 22 साल के लड़कों के साथ उनसे तेज दौड़ता है, उनसे तो तेज फील्डिंग करता है, उनसे तेज रन लेता है। तो उनकी खाने की कमी, उनके पास फास्ट फूड खा नहीं सकते, कोल्ड ड्रिंक पी नहीं सकते, क्योंकि बाप दादा ने कुछ दिया नहीं, पैसे उनके पास है नहीं। ऐसा ही ना? नहीं, फिर क्या दिक्कत? सर उनके पास तो सब चीज है, उनके पास सब सुविधा भी है, लेकिन उनमें डिसिप्लिन है सर, अनुशासन। बस अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत और लंबे समय तक फिट रखना है तो हमें कब खाना है, क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना फिटनेस के लिए ध्यान देना है, उस दिनचर्या में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। कि हम मस्ती में, अब क्या है, तमाम गाड़ियां हैं, तमाम साधन हैं, तमाम पैसा है, चाहे जहां लुटाते उड़ाते घूमे। जीवन में जब अनुशासन रहेगा तब तक आप तरक्की करोगे। जिस दिन अनुशासन कमजोर पड़ेगा, धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाएगी, और कब पतन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी जितने लोग यहाँ सामने हमारे खड़े हैं, उन सब के जीवन की शुरुआत है ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है। कक्षा 11, 12वें के बाद से जीवन का बहुआयामी जो दृष्टिकोण है वो प्रारंभ होता है।
अभी से आप तय करिए क्या करना है, कैसे करना है, और आप देखोगे कि आप वैसे ही बनते चले जाओगे। आवश्यकता है कि आप अपना एक आदर्श बनाइए, किसी एक महापुरुष को अपने जीवन का और प्रेरणा पुरुष तय करिए, उनके जीवन से, उनके कार्यकलापों से, उनकी दिनचर्या से जो कुछ भी जानकारी, जो कुछ भी पढ़ने को मिले, सीखने को मिले, उसको सीखने का प्रयास करिए और उनके अनुसार चलने का प्रयास करिए। आप देखोगे कि आप रामानुजन की ओर आगे बढ़ रहे हो, आप स्वामी विवेकानंद बनते जा रहे हो, आप चंद्रशेखर आजाद बनते जा रहे हो, आप एपीजे अब्दुल कलाम बनते जा रहे हो। आप जिस दिशा में आप सोचोगे उस दिशा में आपको बढ़ने में मदद मिलेगी। विज्ञान के छात्रों को आज गणित दिवस के अवसर पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। अजय जी के कारण हम सब यह आयोजन करने में सफल होते हैं। मैं 2 दिन बहुत लंबी यात्रा करके देर रात कल पहुंचा हूं, केवल इनके भय से कि इनका कहना था 10 बजे से है, 10:30 बजे कार्यक्रम होगा, तो 10:30 बजे पहुंचना है, इसलिए इनके डर से मैं भागता दौड़ता आपके बीच में उपस्थित हुआ। और आप सबके साथ मिलकर हमने भी श्रीनिवास रामानुजन के साथ साथ भारत के गणित के क्षेत्र में योगदान का एक सांकेतिक स्मरण किया है। वह स्मरण हमें निरंतर प्रेरणा देता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको एक भावी उज्जवल सफल भविष्य के शुभकामना देता हुआ मैं आज के दिन का अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं।